Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है लाइट इंडिपेंडेंट फेस। आज हम फोटोसिंथेसिस की दूसरी फेस के बारे में पढ़ेंगे, वो है लाइट इंडिपेंडेंट फेस, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। तो लाइट इंडिपेंडेंट फेस को डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट फेस को डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लाइट की हमें ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इसमें जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो फेस है इसमें हमें NADPH और ATP की ज़रूरत होती है। NADPH और ATP हमें लाइट रिएक्शन से मिल रहे होते हैं। लाइट रिएक्शन भी फोटोसिंथेसिस की एक फ़ेज़ है जिसमें हम NADPH और ATP हमें हासिल होते हैं और इनको यूज़ करते हुए डार्क रिएक्शन होता है। और इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो ये जो फेज़ है डार्क रिएक्शन, ये नाइट टाइम में भी हो सकती है, यानी रात के टाइम में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये डे टाइम में होती है, दिन के वक्त होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसके लिए जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होती हैं ना, NADPH और ATP, वो प्रोडक्ट्स सिर्फ दिन के वक्त ही अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए डार्क रिएक्शन दिन के टाइम में होता है। और फोटोसिंथेसिस की इस फेज़ में NADPH और ATP यूज़ हो रहा होता है। तो NADPH है, ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। और इसमें जो दूसरी चीज़ यूज़ हो रही होती है वो है ATP से हमें एनर्जी मिल रही होती है। तो इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाती है एक फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोस कार्बोहाइड्रेट में, जिसको ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नेम है फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। और ये जो प्रोडक्ट है इससे बाद में ग्लूकोज और दूसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाई जाती हैं। डार्क रिएक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करते हुए, इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड पाथवे को फॉलो किया जाता है, एक साइकिल इसमें फॉलो किया जाता है। उस साइकिल को कहा जाता है केल्विन साइकिल और C3 पाथवे। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ केल्विन साइकिल नहीं होता, बल्कि उनके अंदर एक और मेटाबॉलिक पाथवे भी होता है। उस पाथवे का नाम है H/SLAC साइकिल, जिसको C4 पाथवे भी कहते हैं। तो वो प्लांट्स जिनके अंदर सिर्फ डार्क रिएक्शन में सिर्फ केल्विन साइकिल होता है, उन प्लांट्स को C3 प्लांट्स कहा जाता है। लेकिन वो प्लांट्स जिनमें डार्क रिएक्शन में दो तरह के साइकिल होते हैं, एक केल्विन साइकिल और दूसरा H/SLAC साइकिल, उन प्लांट्स को कहा जाता है C4 प्लांट्स। केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन में जो साइकिल यूज़ होता है केल्विन साइकिल, जिसको C3 प्लांट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले केल्विन साइकिल के बारे में देख लेते हैं। तो केल्विन साइकिल एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस की एक सीरीज़ होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इनपुट के तौर पे यूज़ होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन सारे सीरीज़ में से, इन सारे स्टेप्स में से गुजरने के बाद फाइनली कन्वर्ट हो जाती है G3P में। और ये जो रिएक्शंस हैं जिसको केल्विन साइकिल के रिएक्शंस कहा जाता है, इसको एक्सप्लोर किया था मेल्विन केल्विन ने, और इसके साथ कुछ इसके को वर्कर्स थे, और उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। और मेल्विन केल्विन को नोबेल प्राइज़ मिला था इन द ईयर 1961 में। उसके इस काम की वजह से उसको ये नोबेल प्राइज़ मिला। और अगर हम केल्विन साइकिल की बात करें तो केल्विन साइकिल को 3 तरह की फेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फेज़ है इसकी कार्बन फिक्सेशन, नंबर 2 फेज़ इज़ रिडक्शन, एंड नंबर 3 फेज़ इज़ रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, डेट इज़ RUBP। केल्विन साइकिल की फर्स्ट फेज़ है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में जो इसके लिए जो की सबस्ट्रेट यूज़ होता है वो एक 5 कार्बन फॉस्फोराइलेटिंग शुगर होती है, जिसको कहा जाता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, यानी RUBP। ये इसको RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाती है, कंबाइन होती है एक राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ मिलके, जिसको राइबोलोज बाइफॉस्फेट, कार्बोजाइलेज और ऑक्सीजनेज, जिसको रुबिस्को भी कहा जाता है। यानी रुबिस्को के साथ मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाती है। और इसमें एक
तीन जो है इंटरमीडिएट मालिक्यूल्स बनते हैं जिसमें 6 कार्बन्स होते हैं, इस रिएक्शन में बनते हैं। और ये जो मालिक्यूल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो इस फेज़ में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। और ये जो 6 कार्बन्स हैं ये इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ये ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट हो जाते हैं 3 फास्फोग्लाइसरेट के 2 मालिक्यूल्स में, जिसको 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड और 3-PGA भी कहा जाता है। ये 3 फास्फोग्लाइसरेट क्या है, एक फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड है। इसमें 3 कार्बन्स होते हैं और एक तरफ एंड में फास्फोरस अटैच हुआ होता है। और ये जो कार्बन है इसमें जो है इस स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होती है वो अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको RUB भी कहा जाता है उसका पार्ट बन गया है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन है वो अब RUBB के साथ अटैच हो गई है, इसलिए इस फेज़ को कार्बन फिक्सेशन कहा जाता है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बनता है केल्विन साइकिल में वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको 3 फास्फोग्लाइसरेट कहा जाता है। यही रीज़न है कि केल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड बन रहा है वो भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो यही रीज़न है कि केल्विन साइकिल को C3 पाथवे भी कहा जाता है। केल्विन साइकिल की नेक्स्ट फेज़ है रिडक्शन। इस फेज़ में क्या होता है कि जो 6 मालिक्यूल्स होते हैं 3 फास्फोग्लाइसरेट के वो रिएक्ट करते हैं ATP के 6 मालिक्यूल्स के साथ। जब वो ATP के 6 मालिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ATP में से जो फास्फेट होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है 3 फास्फोग्लाइसरेट की तरफ, और जब उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है तो 3 फास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाई फास्फोग्लाइसरेट। और इसमें इसको बाई फास्फोग्लाइसरेट इसलिए कहा जाता है कि अब इसकी दोनों तरफ एक एक फास्फेट आके अटैच हो जाता है, और इसको 1,3 बाई PGA भी कहा जाता है और PGAP भी कहा जाता है। और ये जो मालिक्यूल्स हैं फिर इसकी रिडक्शन होती है हाइड्रोजन के ज़रिए। ये हाइड्रोजन मिलता है NADPH हाइड्रोजन देता है और हाइड्रोजन के ज़रिए इस मालिक्यूल की फिर रिडक्शन होती है। और जब इसकी रिडक्शन होती है तो फाइनली जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट है जिसको G3P और PGAL भी कहा जाता है उसकी प्रोडक्शन हो जाती है। और इस रिएक्शन में जो फास्फेट ग्रुप है जो कि 1,3 बाई फास्फोग्लाइसरेट से मिल रहा होता है वो रिलीज़ हो जाता है, और इस रिएक्शन में 6 मालिक्यूल्स बनते हैं G3P के। यानी टोटल 6 मालिक्यूल्स बनते हैं G3P के जिसको PGAL भी कहा जाता है। लेकिन 6 में से सिर्फ साइकिल में से सिर्फ एक G3P जो है वो रिलीज़ हो रहा है, सिर्फ एक G3P रिलीज़ हो रहा है। बाकी के जो 5 मालिक्यूल्स हैं G3P के वो आगे से साइकिल में अभी दोबारा यूज़ होते हैं ताकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है उसकी दोबारा से रीजनरेशन कर सकें। केल्विन साइकिल की थर्ड फेज़ है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUBP। तो हमारे पास जो 5 मालिक्यूल्स बने थे G3P के जिसको PGAL भी कहा जाता है जो कि पिछली फेज़ में बने थे, अब उनको यूज़ करते हुए RUBP जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है उसकी रीजनरेशन की जाती है। तो ये जो 5 मालिक्यूल्स हैं G3P के जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं, इनमें सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिसमें राइबोलोस फास्फेट जिससे बनता है, और राइबोलोस फास्फेट के अंदर 5 कार्बन एटम्स होते हैं। और जब ये 3 मालिक्यूल्स ऑफ राइबोलेस फास्फेट रिएक्ट करते हैं 3 मालिक्यूल्स ऑफ ATP के साथ, तो जब ये ATP के 3 मालिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ATP में से जो फास्फेट ग्रुप है, हर ATP में से एक फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र होता है राइबोलोस फास्फेट की तरफ, और अल्टीमेटली राइबोलोस फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है RUBP में जिसको कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर भी कहा जाता है और जिसको राइबोलोस बाईफास्फेट भी कहा जाता है। और ये जो राइबोलोस बाईफास्फेट है ये फिर दोबारा से साइकिल में पार्टिसिपेट करता है और ये जो साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम केल्विन साइकिल के पूरे प्रोसेस को देखें तो इस पूरे प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मालिक्यूल्स, NADPH के 6 मालिक्यूल्स
और ATP के 9 मालिक्यूल्स यानी 6 मालिक्यूल्स यहाँ पे और 3 मालिक्यूल्स यहाँ पे, यानी टोटल ATP के 9 मालिक्यूल्स जो कि एसिमिलेटिंग पावर के तौर पे यूज़ हुए हैं। और ये सब चीज़ें यूज़ करके हमारे पास साइकिल में से सिर्फ G3P का सिर्फ एक मालिक्यूल रिलीज़ होता है। और लेकिन अगर हमने इस मालिक्यूल को कन्वर्ट करना है आगे ग्लूकोज के अंदर, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक मालिक्यूल नहीं चाहिए होगा, बल्कि G3P के हमें 2 मालिक्यूल्स चाहिए होंगे। I hope students you have gained the concept of dark reaction and Calvin cycle. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.